स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। लेकिन दोस्तों आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पर फोकस करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में। इस कंपनी का जो मकसद था वो व्यापार करना था। क्या मकसद था दोस्तों? व्यापार करना। और 15 वर्षों के लिए यह एकाधिकार दिया इस कंपनी को कि आप पूर्वी देशों के साथ जाकर व्यापार कर सकते हो। ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी आपकी प्रतियोगी नहीं होगी। और उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। तो यह कंपनी भारत में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। और इसको 15-15 सालों का जो है वो और बाद में अनुमति पत्र मिलता रहता है। तो यह कंपनी व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर आई, लेकिन यहाँ के हालातों को देखते हुए राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है। पहले 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध जीतने के बाद, तो बक्सर युद्ध के बाद में मुगल सम्राट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक संधि करती है, इलाहाबाद की संधि 1765 में। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी का मतलब होता है राजस्व संबंधी अधिकार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। किस संधि के तहत? इलाहाबाद संधि के तहत 1765 में। तो यहाँ पे एक तरीके से कंपनी राजनीतिक शक्ति भी बन जाती है, लेकिन वो अभी भी खुलकर अपने नाम से प्रशासन नहीं चलाना चाहती। इसलिए बंगाल में एक तरीके से द्वैध शासन स्थापित हो जाता है, यानी प्रशासन चलता है बंगाल के नवाब के नाम से और दीवानी अधिकार और सेना संबंधी जो अधिकार हैं वो रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए पहली बार इस क्षेत्र के लिए एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें बहुत सारी बातें और रखी गई, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले उस समय ब्रिटेन पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के पीएम थे ये। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करना। किसके कुशासन को? क्योंकि जब दीवानी अधिकार कंपनी को मिले तो कंपनी के कई कर्मचारी निजी लाभ हेतु कंपनी के उद्देश्यों और ब्रिटेन के उद्देश्यों को क्षति पहुंचाते थे। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए उन्हें लगा कि एक कानून बनाना चाहिए, इसको नियमित करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान है दोस्तों देख लेते हैं हम। प्रावधान: बंगाल में द्वैध शासन का अंत। जो एक ऑटोमेटिकली द्वैध शासन स्थापित हुआ था, दोहरा शासन, यानी प्रशासन नवाब के नाम से और दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, तो वो समाप्त हो गया। अब पूरी तरह से सारी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। अगला देखिए, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के एक परिषद का गठन किया गया। पहले यहाँ पे देखिए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन सब जगह के लिए गवर्नर नियुक्त किए गए थे। अब कहा कि ये सब गवर्नर अलग अलग तो हैं, लेकिन जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी इन गवर्नरों को बंगाल के अधीन कर दिया गया और इसको हेड बना दिया गया। तो जो ये हेड बनाया गया, इस हेड या इस पद का नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल, यानी दोनों गवर्नरों के ऊपर एक पोस्ट बनाई गई। और इस गवर्नर जनरल को सहायता और सलाह देने के लिए कितने सदस्यों की एक परिषद बनाई गई? 4 सदस्यों की। यही लोग इनके लिए नियम बनाएंगे, यही लोग प्रशासन देखेंगे। एक तरीके से हेड ऑफ इंचार्ज बना दिया गया। और बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। तो इस तरह से इन गवर्नरों को जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 3 गवर्नर होते थे, उन तीनों को एक यूनिट बनाने के लिए एक को हेड ऑफ इंचार्ज बना दिया गया और उसको पदनाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। और इसका जो हेड ऑफ क्वार्टर रखा गया बंगाल को उसको रखा गया। तो इसीलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स।
अब देखते हैं इसी अधिनियम के तहत दोस्तों कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रावधान तो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1774 में। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कई प्रतियोगी परीक्षा में ये आता है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो हमारे जहन में ये आता है कि यह तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, और वहाँ पर ऑप्शन में आपको 1773 भी मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1773 के एक्ट में प्रावधान था, इसकी स्थापना 1774 में होती है। इसमें कुल 4 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्फी थे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह उच्चतम न्यायालय सही मायने में उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में। अगला इसका जो प्रावधान है हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, कर्मचारियों पर। क्या प्रतिबंध लगाए? मैंने आपको पहले भी कहा है कि वह एक तो निजी व्यापार करने लग गए थे और वह गिफ्ट लेते थे, यानी गिफ्ट की आड़ में कहीं ना कहीं यहाँ पे रिश्वत चालू हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक नुकसान होने लगे थे। तो इसको दूर करने के लिए ये कहा कि आप निजी व्यापार नहीं करोगे, क्योंकि जब व्यक्ति को मौका मिलता है कि वह निजी व्यापार और कंपनी का व्यापार दोनों करता है तो फिर वो निजी व्यापार को तरजीह देता। तो इसको समाप्त कर दिया गया, निजी व्यापार को और उपहार लेना, ये दोनों चीज़ें बंद कर दी गई। और 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसमें कोई नए प्रावधान नहीं जोड़े गए दोस्तों, बस इसमें इस एक्ट की जो कमियां थी, या यूं कहें कि कुछ और चीज़ें बाकी रह गई थी, उनको जोड़ दिया गया। और 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसमें संशोधन था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये मुख्य प्रावधान थे दोस्तों, मैंने आपके सामने रखे हैं। इनमें से कई सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।